Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि एक अपराध के काले युग का अंत हुआ। 90 के दशक से शुरू हुए अपराध के एक दौर का, देखिए बहुत से और अपराधी इसके पैरेलल रहे और अतीक और अशरफ की बात इसमें बार बार की जा रही है, मैं देख रहा हूँ चैनल्स पे। लेकिन ये एक्टिव पॉलिटिकल क्रिमिनल या क्रिमिनल पॉलिटिशियन कह लीजिए आप इसे, अगर उसका संज्ञान लिया गया होता या लोगों ने ये कहा होता कि साहब इतनी सटीक सूचना है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आपके पास कार्रवाई करने के निर्देश नहीं थे ऊपर से, ये पूरी इन्फॉर्मेशन होने के बाद? नहीं, चलिए हमको इन्फॉर्मेशन थी, कल को हम डिनाई कर जाएं। अखबार में एक और बहुत ही सम्मानित डेली है, उसके फ्रंट पेज पे ये खबर नाम से छपी थी, लेकिन तब भी किसी को फुर्सत नहीं थी कि भाई ये सब हो रहा है, इसमें कुछ करना चाहिए। चलिए वो एसटीएफ से नहीं कराना चाहते थे, लोकल पुलिस गाजीपुर को बता देते, वहाँ अगर कॉर्डन ऑफ ही कर देते तो इस आदमी की जान बच जाती। मुख्तार अंसारी के लोग थे उसमें, कहा तो ये भी जाता है कि मुख्तार अंसारी था, वहाँ उन्होंने पकड़ा वो असलहे और जो उनके आदमी पकड़े गए वो उन्होंने अपनी जिप्सी में रख के ड्राइवर से कहा इनको थाने पहुँचा दो। वो खुद इसलिए नहीं गए क्योंकि बड़ी चेकिंग लगी हुई थी और उनको लगा कि अगर ये मिले हैं तो और भी मिल सकते हैं। वो जिप्सी में आगे लेके चला, इनके लोगों के पास पिस्टल थी और उन्होंने उसके अपने मोजे के पास बेल्ट में जो पिस्टल थी, पिस्टल निकाली, ड्राइवर को, जो सिपाही था, सिपाही हमारे यहाँ ड्राइवर होते हैं, उसको गोली मारी, जिप्सी नीचे चली गई, खाई में गिर गई और उसके बाद सारे असलहे लेके फरार हो गए। कहते ये हैं कि उस समय मुख्तार साथ में था। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर आईपीएस और एसटीएफ और एटीएस के फाउंडिंग मेंबर राजेश पांडे जी, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के सभी गुर्गों को अपने समय में ट्रैक करके, इन्वेस्टिगेट करके और उन पर जांच करके खात्मा करने का काम किया था। कई ज़िलों में इनकी तैनाती भी रही है, बाकायदा एसएसपी, और कई बार मुख्तार से आमना सामना भी हुआ। बात करेंगे इस बार। सर बहुत बहुत धन्यवाद यूपी तक से बात करने के लिए। थैंक यू। मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि स्लो पॉइजनिंग दी गई, बट आप कैसे देखते हैं मुख्तार अंसारी जैसे स्टैचर का क्रिमिनल बोलें या पॉलिटिशियन बोलें या अपने आप में एक हस्ती, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत गहनता से इन्वेस्टिगेट भी किया है और ट्रैक भी किया है? देखिए ये कैसे क्या हुआ ये तो अलग विषय है, मजिस्ट्रेटी जांच होगी, दुनिया भर की बात होगी, लेकिन मैं ये स्पष्ट कह सकता हूँ कि एक अपराध के काले युग का अंत हुआ। 90 के दशक से शुरू हुए अपराध के एक दौर का, देखिए बहुत से और अपराधी इसके पैरेलल रहे और अतीक और अशरफ की बात इसमें बार बार की जा रही है, मैं देख रहा हूँ चैनल्स पे। लेकिन ये एक्टिव पॉलिटिकल क्रिमिनल या क्रिमिनल पॉलिटिशियन कह लीजिए आप इसे, एक्टिव रहा थ्रू आउट अपने 14 साल की उम्र से, जब ये पहली बार 504 506 में इसका चालान हुआ था, तब से और अब तक सॉरी, आप इसको और इस तरह देख सकते हैं कि 8 मुकदमे, इन 64-65 मुकदमों में 8 मुकदमे ऐसे हैं जो इसके जेल में रहते हुए इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं। तो आप जेलों में रह के काम करने का, ग्राउंड पे उतर के इलेक्शन लड़ने का, एमएलए होने का, जेल बदलने का, और एक बात और, आगरा जेल में एक बार रेड हुई थी, उस समय एसएसपी आगरा थे सुबेश कुमार सिंह, इसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुई थी, बड़ा हल्ला हुआ था, इसका तमाम जांच हुई थी। तो एक एक्टिव अपराधी कम पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन कम अपराधी, जो भी आप इसे कह लें, एक पूरे युग का अंत हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय है। अगर आपके इंटरेक्शन की बात करी जाए, मुझे याद है कि एक मुकदमा भी लिखा गया था, लखनऊ का एक मामला था जहां पर किसी पत्रकार को शायद मारने का भी मामला था। ये सब आपकी सामने चीज़ें कई बार हुई जब आप एसएसपी थे। वो क्या इंटरेक्शन था जब मुख्तार और आपका आमने सामने, वो एक्सपीरियंस क्या? देखिए हमारे 2 इंटरेक्शन हैं उससे, और जो 1 to 1 है, आमने सामने है। एक तो जब मैं यहाँ एसपी सिटी था, तो ये बात होगी 2002 की, 2001-2002 की। ये पता लगा कि ये कारतूस बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग बोर के इकट्ठा किए जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, पुलिस और एसटीएफ दोनों ने मिलके डालीबाग में इसके भाभी के घर दबिश की,
बहुत बड़ी संख्या में कारतूस मिले, कोई बोर ऐसा नहीं था जिसका कारतूस नहीं मिला हो। चाकू मिले, तमाम तरह के और हथियार मिले, जिसमें दोनों भाइयों को नामजद किया गया था उस एफआईआर में, जिसमें मुख्तार भी थे और उनका भाई भी था। हमारे ख्याल से उसमें चार्जशीट भी सबमिट होगी और हो सकता है अभी ट्रायल उसका हुआ हो ना हुआ हो, क्योंकि 2002 का है। दूसरी घटना हुई थी, मैं यहाँ एसएसपी था और ये अक्सर आया करता था इलाज के सिलसिले में, लखनऊ सेंट्रल जेल से आता था और केजीएमसी में या जो वहाँ का हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वहाँ इलाज कराने को आता था। और आता भी ये कई एम्बुलेंस में था। एम्बुलेंस इसका शौक था कह लें, या बचने का तरीका था, या जो भी कह लें। किसी को पता नहीं होता था कि किस में नहीं होता था किस में है। तो 4-5 एम्बुलेंस आई जेल की तरफ से, उन्हें मेडिकल कॉलेज जाना था। हजरतगंज चौराहे पे आप जानते हैं कि वहाँ पूरा दिन पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर सब मौजूद रहते हैं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, हार्ट ऑफ सिटी है। वहीं पर राजभवन है, विधान भवन है, लोक भवन है और ये मुख्यमंत्री के आवास हैं, मंत्रियों के आवास हैं, तो सबकी आवाजाही उसी चौराहे से होती है। तो पत्रकार का तो काम है कि उसे अच्छे शॉट मिल जाएं, एक आध बाइट मिल जाए। वहाँ पर रेड लाइट पे ट्रैफिक रुक गई, अचानक ये काफिला आके रुका। इसमें 5 शायद एम्बुलेंस थी, पीछे 10-12-15 गाड़ियाँ थीं, उनके आदमी थे, गुर्गे जो हमेशा चलते थे उनके साथ थे, कुछ मोटरसाइकिलें थीं। जब ये रुकी तो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उनको पता लगा कि मुख्तार का काफ़िला जा रहा है। तो एक एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं, खिड़की खुली हुई थी, तो उन्होंने उसको झांक के देखने की कोशिश की कि ऐसा तो नहीं इसमें मुख्तार बैठा हो, तो एक फ़ोटो हमको मिल जाएगी। लेकिन उनकी गर्दन में कैमरे के जैसे ही भीतर गई, इसके साथ जो लोग चल रहे थे उन्होंने गर्दन से ही खींच के उसे भीतर डाल लिया एम्बुलेंस में और उसे बहुत मारा। ट्रैफिक खुला, उसे आगे ले जाके छोड़ दिया। तमाम और पत्रकार साथी उनके, वो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, आए, बोले साहब ये हुआ है। इंस्पेक्टर हज़रतगंज को, इंस्पेक्टर चौक को, इंस्पेक्टर वज़ीरगंज को, तीनों को एक साथ भेजा केजीएमसी में कि कहाँ, क्योंकि पता नहीं था कि वहाँ किसको दिखाने गया है। तो ये पता लगा साहब 10 मिनट पहले वो यहाँ से जा चुका है। तहरीर देने को कोई उस समय तैयार नहीं हुआ। सभी वो पत्रकार जो थे वो भी आज हैं और साथ में जो लोग आए थे वो भी आज हैं। बहरहाल एक मुकदमा पुलिस से लिखवाया गया हज़रतगंज थाने में। उसका क्या हश्र हुआ मैं बता नहीं सकता, लेकिन सामान्य रूप से यही हश्र हुआ करता था। आप हिम्मत देखिए कि उसको पता है लखनऊ की, उसकी पूरी जियोग्राफी का पता है, लखनऊ के पत्रकारों से बात करने का उसका अंदाज़ आप सुनिएगा। लोग अपनी अपनी बातें बता रहे होंगे, गोल्डन फ्रेम का चश्मा कैसे घुमा के और कैसे उनके सामने किस तरह की बातें करता है। कल मैं सुन रहा था आपके यहाँ शम्स ताहिर खान यहाँ किसी सिलसिले में आए थे और जिस समय में उसको जेल में होना चाहिए था, एक मॉल में वो ख़रीदारी कर रहा था। खबरनवीस को तो ये चाहिए कि उसे कोई एक्सक्लूसिव चीज़, भाग के गए, शूट किया इन्होंने। शूट करने के बाद पीछा किया तो वो डीजी ऑफिस में घुस गया। वहाँ से जब निकल रहा था उसने देखा कि ये आज तक का लोगो है और शूट किया जा रहा है। तो उसने बाहर निकलकर, जैसा कल से मैं देख रहा हूँ वो बता रहे थे कि उसने कहा चलो शूट कर लिया, अच्छा है। उनके कहने का मतलब ये चलना नहीं चाहिए। ये कौन दूसरा माफिया कर सकता है सिवा मुख्तार अंसारी के? तो कहीं ना कहीं डर था लोगों में, जिसकी वजह से कोई तहरीर नहीं देता था, गवाही नहीं देता था। बात करें अगर वो फेमस मर्डर की, जो जिसमें इनके ऊपर पोटा भी बाद में लगाया गया कृष्णानंद राय की, उससे रिलेटेड कैसे इतना जो पूरा कारतूस है या फिर बोले गन्स है जमा हो गए घर पे? आप उस वक्त एसटीएफ में थे, आप लोग को जानकारी थी कि ये सब हो रहा है वहाँ पे? हाँ, उसमें ये जानकारी हो गई थी, पूरी टीम परसू कर रही थी और ये लोग इनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। ये उस समय ये नहीं जानकारी हो पाई थी कि इनका टारगेट क्या है। हुआ यूँ कि एक दिन हमारे एक मित्र हैं जो आजकल स्टेट हेड हैं एक बड़े अखबार के, वो आए हुए थे और ऐसे ही बातचीत में मेरे मुंह से निकला कि कोई बड़ा कांड होने वाला है। उन्होंने पूछा, चूँकि हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, तब भी थे, आज भी हैं, तो मैंने कहा तुम लिख नहीं पाओगे इसे। बोले भैया आप बताइए, मैं लिखूँगा। और मैंने उसमें एक एक नाम बताया था कि फाटक में, इसके घर को फाटक कहते हैं गाज़ीपुर में, फाटक में इस समय संजीव जीवा है, मुन्ना बजरंगी है, मुख्तार अंसारी है और साथ के और बहुत ढेर सारे लोग हैं।
AK-47 इकट्ठा की गई है और उन्होंने इस न्यूज़ को एज सच हिंदुस्तान टाइम्स के फ्रंट पेज पर कवर किया कि साहब ये लोग इतने लोग वहाँ पर हैं और ये किसी भी समय कोई बड़ी घटना हो सकती है। इस तरह उन्होंने तो बल्कि ये भी लिखा था कि हो सकता है एक विधायक की हत्या हो, ये भी लिखा था उन्होंने। और 15 दिन बाद इनकी कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। फिर उसके बाद जब सीबीआई को ये ट्रांसफ़र हुई तो सीबीआई के लोगों ने उनसे संपर्क किया कि भाई इतनी एग्जैक्ट सूचना आपको कहाँ से मिली। तो उन्होंने बताया साहब हमारे कांटेक्ट हैं, हम प्रेस वाले हैं, यहाँ तमाम लोग हैं। सवाल उठता है कि अगर एसटीएफ के पास या बाकी एजेंसीज के पास वो पुख्ता खबर थी कि AK-47 घर में लाई जा रही है, डेड क्रिमिनल्स वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी फिर हत्या क्यों नहीं रुक पाई? क्या था कि एक्ट नहीं कर पाई एजेंसीज और क्या वजह थी? देखिए, वजह तो आप भी समझ रहे हैं, जो सेटअप होता है वही असली वजह होता है। आप भी समझ रहे हैं क्यों नहीं हो पाया होगा और शायद इसीलिए ये बताया गया था कि आपका मतलब सरकार पे है कहीं? हाँ, तो खुल के नहीं बोल अखबार में आप अगर अखबार में निकलेगा, हो सकता है कि शर्म आए थोड़ी सी कि सब बड़ा हल्ला हो गया है, कुछ कार्रवाई कर दिया जाए या फिर एसटीएफ को कार्रवाई करने के लिए कहा जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 15 दिन बाद अगर उसका संज्ञान लिया गया होता या लोगों ने ये कहा होता कि साहब इतनी सटीक सूचना है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मतलब आपके पास कार्रवाई करने के निर्देश नहीं थे ऊपर से, ये पूरी इन्फॉर्मेशन होने के बाद? नहीं, चलिए हमको इन्फॉर्मेशन थी, कल को हम डिनाई कर जाएं। अखबार में एक और बहुत ही सम्मानित डेली है, उसके फ्रंट पेज पे ये खबर नाम से छपी थी, लेकिन तब भी किसी को फुर्सत नहीं थी कि भाई ये सब हो रहा है, इसमें कुछ करना चाहिए। चलिए वो एसटीएफ से नहीं कराना चाहते थे, लोकल पुलिस गाजीपुर को बता देते, वहाँ अगर कॉर्डन ऑफ ही कर देते तो इस आदमी की जान बच जाती। ठीक बात है। अगर ये तो हो गया पूरा जो सिंडिकेट और गैंग जो चलाता था मुख्तार, फाइनेंशियली कहाँ से जो है वो मदद मिलती थी? पैसा कहाँ से इकट्ठा करके इन पूरी गतिविधियों को वो फंड करता था? इस पे आप लोगों ने आपकी नज़र थी? देखिए, मैंने जब नौकरी अपनी शुरू की थी तो सोनभद्र से शुरू की थी। सोनभद्र में ही एनसीएल की ओपन कोल फील्ड्स हैं। आप ये समझें कि पिपरी से लेके और सिंगरौली तक, मध्य प्रदेश तक। और उस समय 90s में ये काला सोना कहा जाता था। अब तो गैस हो गई, हर छोटी मतलब हर घर में खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता था, बहुत ऊंचे रेट में मिलता था। बनारस में चंदौली में इसकी सबसे बड़ी मंडी लगती थी और ओपन कोल फील्ड से जो अच्छे किस्म का कोयला था वो तो रेलवेज़ को या जो कंपनीज खरीदती थी, वहाँ जो नंबर 2 का बस्ता था उसको ये लोग ले आते थे और वहाँ साठ-गांठ करके एनसीएल के ऑफिसर से अच्छा कोयला भी उसमें ले आते थे। 20-20, 25-25 ट्रक चंदौली कोल फील्ड में आ जाता था और चूँकि बहुत सस्ता होता था तो इसमें ये बोली लगाते थे वहाँ कि भाई ये कोयला जो है इसको हम डील करेंगे, इसको हम। एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ इसका फाइनेंशियल। और इसी में 97 में रूंगटा साहब थे, नंद किशोर रूंगटा। ये एग्जैक्टली 22 जनवरी 1997 की बात है। नंद किशोर रूंगटा उस समय कोषाध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के और कोयले के बड़े भारी व्यापारी थे। उस चंदौसी कोल जो उनका मंडी थी उसमें उनकी रैक्स आती थी, बहुत बड़ी बड़ी रैक्स आती थी। पैसा कौन किसको गुंडा टैक्स देगा, ब्रिजेश भी एक प्लेयर थे, ब्रिजेश सिंह भी उसी कोयला मंडी में। तो इसको लेकर मुख्तार की नाराज़गी हुई, रूंगटा साहब का अपहरण हुआ, अपहरण के बाद हत्या हुई, हत्या में मुख्तार अंसारी नामजद हुआ, केस चला, गवाह सब गवाही नहीं दे पाए और बरी हो गया। अब आप सोच लीजिए, आज की तारीख में संभव है क्या? आज की तारीख में बिल्कुल संभव नहीं है। उसमें बरी हो गया, लेकिन जब एटमॉस्फेयर ठीक हुआ, जुडिशियल सिस्टम के लिए भी एटमॉस्फेयर ठीक हुआ, गवाहों के लिए भी ठीक हुआ, तो अभी एक फर्जी लाइसेंस बनाने में उम्र कैद हो गई। इतनी बड़ी अपहरण और हत्या की वारदात में बरी हो गया। वो ज़माना था 90s के बारे में आप जानते होंगे, पुलिस के लिए सबसे ख़राब दशक था 90s। उस समय मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन हुआ नहीं था, इलेक्शन बैलेट पेपर से होते थे, लोग कब्ज़ा करते थे। और यही वजह है कि जितने बड़े माफिया, चाहे वो अतीक हों, मुख्तार हों, शहाबुद्दीन हों या बिहार के तमाम माफिया हों, ये सब 90s की उपज हैं। आप इन सब के क्रिमिनल हिस्ट्री देख लीजिए,
इनकी सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री की शुरुआत 90s से होगी। इसकी भी वही थी। अब आप देखिए ना, ये 88 से शुरू किया इसने और 97 2005 उसके बाद होता चला गया। कई ऐसे मर्डर्स थे जो पुलिस वालों के थे, सिपाही के थे, आपके शायद एक बैचमेट भी थे, उनका कोई सिपाही या कोई साथ में चलने वाला, उनका भी मर्डर किया था। क्या मामला था वो, कैसे? देखिए, मैं सोनभद्र में तैनात था, मेरे बैचमेट थे स्वर्गीय दिनेश प्रताप सिंह, डीपी सिंह उनका नाम था, वो सीओ मुगल सराय थे। और फिर उसके बाद चेकिंग एक दिन चल रही थी, एक गाड़ी में तमाम असलहे, मुख्तार अंसारी के लोग थे उसमें, कहा तो ये भी जाता है कि मुख्तार अंसारी था, वहाँ उन्होंने पकड़ा वो असलहे, और जो उनके आदमी पकड़े गए वो उन्होंने अपनी जिप्सी में रख के ड्राइवर से कहा इनको थाने पहुँचा दो। वो खुद इसलिए नहीं गए क्योंकि बड़ी चेकिंग लगी हुई थी और उनको लगा कि अगर ये मिले हैं तो और भी मिल सकते हैं। वो जिप्सी में आगे लेके चला, इनके लोगों के पास पिस्टल थी और उन्होंने उसके अपने मोजे के पास बेल्ट में जो पिस्टल थी, पिस्टल निकाली, ड्राइवर को, जो सिपाही था, सिपाही हमारे यहाँ ड्राइवर होते हैं, उसको गोली मारी, जिप्सी नीचे चली गई, खाई में गिर गई और उसके बाद सारे असलहे लेके फरार हो गए। कहते ये हैं कि उस समय मुख्तार साथ में था। मुकदमा लिखा गया, डीपी सिंह ने भी इसको परसू किया। अदालती प्रोसेस को ये लोग मानते नहीं थे। गाज़ीपुर में उस समय एसपी थे, पहला चार्ज था उनका श्री अरुण कुमार, जो अभी डीजी आरपीएफ होकर रिटायर हुए हैं। और ये तय किया कि हम अगर ये हाजिर नहीं होगा तो कुर्की करेंगे। सीजीएम की अदालत से 182 और 183 जो कुर्की के आदेश हैं वो प्राप्त कर लिए उन्होंने। लेकिन लोग हंसते थे कि बताइए मुख्तार की कुर्की होगी। अरुण कुमार साहब ने मोहम्मदाबाद में कर्फ्यू लगवाया, ऐतिहासिक कुर्की में से। ऐतिहासिक कुर्की। आज भी अगर आप गाज़ीपुर के आदमियों से पूछेंगे तो वो सारे पुलिस अधिकारियों का नाम शायद भूल चुके हों, अरुण कुमार साहब को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि पूरा दिन पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को घेर के एक भी आदमी को बाहर नहीं निकलने दिया। और पूरा सामान, बल्कि जो दूसरे तीसरे मंजिल पे सामान था नीचे नहीं आ पा रहा था, पलंग है, फ्रिज है, टीवी है, उन सबको वहीं से सड़क पर फेंका गया ताकि पब्लिक देखे और उसके दिमाग में जो भय है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, कानून भी इसका कुछ नहीं कर सकता, ऐसी ऐतिहासिक कुर्की अरुण कुमार साहब, वो शायद पहली कार्रवाई थी पुलिस की इसके खिलाफ। उसके बाद तो फिर ये पकड़ा गया, जेल आता रहा, जाता रहा, जेल में सुविधाएं लेता रहा। और बता तो रहा हूँ कि 8 केसेस ऐसे हैं जो इसके जेल में रहते हुए कायम हुए थे। जेल में था तब भी वो उसमें नाम, क्योंकि वहीं से ये रंगदारी, गुंडा टैक्स, ये तमाम तरह के तमाशे ये जेल से करता था। और यही वजह है कि जब पंजाब से लाया जा रहा था तो इसका घोर विरोध किया गया और उत्तर प्रदेश की सरकार को कितनी मेहनत करनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा कि साहब नहीं, हमारे यहाँ का केस है, हमारे यहाँ शिफ्ट किया जाए। और जब से उत्तर प्रदेश में लाके बांदा में रखा गया तभी से किसी न किसी बात की शिकायत ये, क्योंकि वो सुविधाएं वहाँ मिल नहीं सकती थी जो ये पंजाब में अवेल करता था या इसके पहले जेलों में अवेल करता था। और फिर धीरे धीरे आपने देखी कि किस तरीके की सुविधाएं उस वक्त जेल में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दी जाती थी इनको, मुख्तार भाई? मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया कि सुबेश कुमार सिंह साहब अभी भी हैं, ये एसएसपी थे आगरा में। जेल के बैरक में इनको सूचना मिली, वहाँ गए और वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट, आप बीड़ी सिगरेट गेट पर आपसे तलाशी में निकलवा के रखवा ली जाएगी। पेन लिए होंगे, अगर आप मिलने गए हैं, आपको जानते हैं, फिर भी रखवा लेंगे। बेल्ट उतरवा लेते हैं। ऐसे में बुलेट प्रूफ जैकेट चली गई। खाना हमेशा घर का बना हुआ खाता था। एक रसोईया भीतर दफ़ा 25 में बंद करवा लेता था। आम सेक्ट में एक आदमी बंद हुआ, वो इसका रसोईया था। हर जेल में ज़मानत उसमें 4 दिन में हो जाती थी, लेकिन ज़मानत नहीं, वो सारा सामान बाहर से आता था और इसका खाना वो वहीं भीतर जेल कैंपस में। तो ये इससे बड़ी सुविधा क्या होगी कि हमको घर का खाना खाने को मिल रहा है, टीवी मिल रही है, एसी हो सकता है लगा रहा हो, मैं कह नहीं सकता, और कूलर लगा हुआ है, मोबाइल फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं। तो घर में और जेल में अंतर क्या रह गया था? एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बताया कि वो जेल में रहा करता था और जैसा अंत हुआ है, आरोप लग रहे हैं कि स्लो पॉइजन दिया गया, कितना पॉसिबल है या आपको क्या लगता है कि जो इन आरोपों में कितना सत्य? देखिए, मैं इन आरोपों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखिए, पहली बात तो ये जुडिशियल कस्टडी में था, जेल में था,
और जुडिशियल कस्टडी में कोई भी मौत होती है उसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। जिसके ऑर्डर से ये जुडिशियल कस्टडी में था वो इनकी ये मैनुअल में है कि अगर इस तरह से कोई कैदी भीतर मरता है तो उसकी इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी और कोई अच्छे मजिस्ट्रेट नामित किए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नामित किए जाएंगे और उस इंक्वायरी में सब चीज़ें पता लग जाएंगी, क्योंकि कैंपस के भीतर का है, रिकॉर्ड भी कैंपस में है, बातचीत भी कैंपस में है, कब शिकायत हुई वो भी कैंपस में है, कब दरख्वास्त दी वो भी कैंपस में है। क्योंकि पुलिस का दखल नहीं है, जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है, जेल की पुलिस अलग है, जेल का डिपार्टमेंट अलग है, जेल के डीजी अलग हैं। तो वैसे जब आज के ज़माने में जब डिजिटल युग जिसे आप कहते हैं, कोई ऐसा रिस्क लेगा नहीं जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि भीतर चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, भीतर बातचीत करने वाले भी हैं, कब किसने किसको फ़ोन किया मोबाइल से, किस डॉक्टर को फ़ोन किया, किसको बुलाया भीतर, ये सब चीज़ें भी हैं। तो डिजिटल युग में कोई जेल की चहारदीवारियों के भीतर कोई इस तरह की बात हो जाए, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस पर ऑलरेडी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, आदेश हो गए होंगे, क्योंकि 24 घंटे में आदेश हो जाते हैं या होने वाले होंगे। तो जुडिशियल इंक्वायरी का जो आउटकम होगा वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि किसके आरोप में कितना दम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और वो किस्से साझा करने के लिए कि कैसे उस दौर में क्या रसूख होता था मुख्तार का। काले चिट्ठे बोल लें उसको, काले कारनामे बोल लें, लेकिन सत्य ये है कि कई मामलों में कोर्ट द्वारा उसको सज़ा हुई और आखिरी में जो हुआ, जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ जहर दिया गया या मिलाया गया, उसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी जिसके बाद सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर, यूपी तक।